गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। बाजार में उठापटक काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे ही बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट का जो सिलसिला है वो थमने का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पर क्या ये जो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, ये बाज़ार में जो गिरावट हो रही है उसमें ब्रेक लगाने का काम करेगा? क्या बाज़ार में आज रिकवरी देखने को मिलेगी, ऊपरी स्तरों से प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप जी, सुप्रभात। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि कल के बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। तो पहले ये समझते हैं कि कल का बाजार कैसा था, फिर आज किस तरह से एक्शन बन सकता है, इसकी बात करेंगे। पहले चलते हैं कल के बाजार की तरफ। तो बाजार में हमने कल भी देखा कि भले ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था, लेकिन हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, ऊपरी स्तरों से बिकवाली या सेल ऑन राइज का जो एक सिलसिला है बाजार में कल भी जारी रहता हुआ दिखा। कल के सेशन में अगर आप देखें तो अक्टूबर महीने में हमने देखा कि अभी तक जो 15 सेशन बीते हैं उसमें 11 सेशन ऐसे हैं जब हमने गिरावट के साथ, लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी है। केवल 4 दिन ऐसे हैं जब बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ है। कल के सेशन में हालांकि जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो बिकवाली की मात्रा है, परसों के मुकाबले या पहले के दिनों के मुकाबले थोड़ी कम थी। कल निफ्टी केवल 37 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 139 अंक और बैंक निफ्टी में तो सिर्फ 18 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 24,600 का लेवल जो है वो निफ्टी ने इंटरडे में पार किया था। हालांकि लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं बाजार में, वहां से करीब 169 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा। और 14 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी में 24,450 के नीचे जाकर क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके नीचे जाकर निफ्टी में क्लोजिंग हुई, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा के निचले स्तर पर बाजार जाकर बंद होता हुआ दिखा है। 80,600 का लेवल एक समय सेंसेक्स ने भी पार कर लिया था। क्लोजिंग होते होते कैसे तैसे हमने 80,000 का जो लेवल है उसे बचाया और हायर लेवल से करीब करीब 650 अंकों की गिरावट लेकर सेंसेक्स में क्लोजिंग होती हुई दिखी। 51,550 का लेवल हमने बैंक निफ्टी में दिन के दौरान पार होता हुआ दिखा था, लेकिन ये लेवल भी सस्टेन नहीं होता हुआ दिखा और वहां से हायर लेवल से 313 अंकों की गिरावट लेकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। पहले 52,000 पिछले सेशन में और कल के सेशन में आप देखिए 51,500 का जो लेवल है उसके भी नीचे जाकर क्लोजिंग बनती हुई दिख रही। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जो की सपोर्ट लेवल्स हैं उसके नीचे बाजार बंद होता हुआ दिख रहा है। तो आज सर वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या आज बाजार का बॉटम बन जाएगा? नहीं संदीप जी, बॉटम बढ़ने के तो कोई फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे। जिस हिसाब से हायर लेवल पे सेलिंग नजर आ रही है, तो अभी तक तो बॉटम का कोई संकेत नहीं है। और डेफिनेटली कल के सेशन में थोड़ी गिरावट कम हुई थी, पर डेटा अभी भी नेगेटिव है। और जब तक संदीप जी पहले मेरी बात हुई थी 24,700 24,800 ये लेवल के नीचे जाएगा तो निफ्टी के लिए कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट बड़ा सपोर्ट 24,200 के आसपास है, तो 24,200 300 इसी के पास एक बार मुझे लग रहा है निफ्टी जाना चाहिए। तो वो एक लेवल मुझे लग रहा है टेस्ट हो सकते हैं। तो 24,700 के ऊपर जब तक संदीप जी निफ्टी नहीं निकलता, क्लियर कट मेरी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। और जब तक 24,700 का होल्ड कर रहा था, मैं यही कहा कि 24,700 होल्ड कर रहा है तो मार्केट में कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। पर 24,700 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज है। 24,450 के नीचे भी अभी कल की क्लोजिंग आ चुकी है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जरूर नजर आए, तो वहां पे थोड़ा बहुत रुझान हो सकता है, अच्छा देखने को मिल सकता है। पर निफ्टी जब तक 24,700 के ऊपर वापस नहीं निकलता कोई बुलिश रुझान नहीं है। 24,700 के ऊपर निकल के क्लोज होगा तभी मार्केट में वापस एक बुलिश रुझान स्पेसिफिकली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और जहां तक निफ्टी की बात है 24,200 मुझे लग रहा है एक बार वो लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। तो 24,200 के आसपास जब तक बाजार नहीं आ जाता तो हम उम्मीद ना करें कि बाजार में कोई रिकवरी होगी या बॉटम बनेगा, या फिर 24,700 का लेवल पार होने दे, यानी कि नीचे में 24,200, ऊपर में 24,700। जी जिंदगी नीचे में 24,200 मुझे लग रहा है टेस्ट होना चाहिए, जो एक आप कह सकते हैं पैटर्न के टारगेट से। 24,700 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से 24,700 होल्ड कर रहा था। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यूजुअली सभी बातें कर रहे हैं, वो उसका भी नेकलाइन 24,700 के आसपास है। तो दोनों ही डेटा 24,700 के रेजिस्टेंस बता रहे हैं। तो 24,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता निफ्टी में सेल ऑन राइज रखें। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है रिकवरी देखने को मिल सकती है, पर निफ्टी में मुझे लग रहा है 24,200 और 24,700 इसी के बीच में ट्रेड होना चाहिए। ठीक है सर। 51,500 के नीचे भी कल बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। कल वीकली एक्सपायरी थी, हालांकि 18 पॉइंट ही नीचे बंद होता हुआ दिखा है, लेकिन पहले हम 52,000 को बचाने की उम्मीदें लगा के बैठे थे। अब तो 51,500 भी टूट गया सर। और कितना गिरेगा बैंक निफ्टी?
ठीक संदीप जी, बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर है। अगर आप निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी तक पहले के लो टूटे नहीं है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा एक बेटर आप कह सकते हैं। कल के सेशन में भी देखे तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। पर अभी भी उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी हो सकता है आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हो सकता है 50,800 तक भी बैंक निफ्टी एक बार जाता हुआ नजर आए। पर कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम है और एचडीएफसी बैंक बुलिश नजर आ रहा है। इसलिए 50,800 मुझे लग रहा है एक सपोर्ट या स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी में। ऊपर में 51,500 51,600 के आसपास रेजिस्टेंस। ठीक है, 51,500 ऊपर में और 51,600 आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार ये हो सकता है कि 50,800 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, पर कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि एचडीएफसी बैंक का आउट परफॉर्मेंस है। जब तक एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में जो परफॉर्मेंस है वो शायद आपको बेटर नज़र आएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि गिरने की जो रफ्तार है वो बैंक निफ्टी में निफ्टी के बनस्पत शायद आपको कम देखने को मिले। सेक्टोरल रुझान अगर हम देखें तो कल के सेशन में रिस्पाइट थी। परसों तो हमने देखा था एनएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए थे, लेकिन कल हमने आईटी इंडेक्स में जो रिकवरी है उसको लीड किया। थोड़ी सी वहाँ पे बाजार को सहारा देने की कोशिश करी। पीएसयू बैंकों में भी रिकवरी थी, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग बनती हुई दिखी। हालांकि फार्मा, पीएसयू स्टॉक्स, इंफ्रा, एमएनसी और ऑटो, इसके साथ साथ एनर्जी जिसमें तेल गैस भी आता है, और मेटल स्टॉक्स, इनमें हमने देखा कि कल के सेशन में लाल निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। नतीजे आए थे बजाज फाइनेंस के, निफ्टी का टॉप गेनर था। उसके बाद टेक महिंद्रा में भी गेंस बनते हुए दिखे। टाटा कंज्यूमर और बजाज ऑटो ये निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए। इसमें एचडीएफसी बैंक भी शामिल है, जैसे अरुण सर भी बता रहे थे, और इसने तो इनफैक्ट दोनों इंडाइसिस को सपोर्ट किया एचडीएफसी बैंक ने। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें एमएनएम आगे था, सन फार्मा, आयशर, श्रीराम फाइनेंस और उसके साथ साथ पावर ग्रिड, ये निफ्टी के लूजर्स में शामिल थे। तो सर, पीएसयू बैंकों में ये जो रिकवरी शुरू हुई है, क्या इस पे भरोसा करें या इसमें खरीदारी करने से पहले थोड़ा रुकें? संदीप जी, पीएसयू स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, एसबीआई मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, तो उसका रिजल्ट आना भी बाकी है, तो उस पर जरूर नजर रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने सपोर्ट के आसपास है, कैनरा बैंक ने भी एक अच्छा सपोर्ट होल्ड किया है, तो ये तीनों स्टॉक्स पे जरूर नजर रखें। मोमेंटम बनता है तो धीरे धीरे एक्टिवेट करें। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है थोड़ा बाउंस सबसे पहले करता हुआ नजर आए, तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक्स पे नजर रखें। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। जी संदीप जी, दोनों स्टॉक्स पे नजर रखें, ये दोनों एक अच्छे सपोर्ट पे है। तीसरा स्टॉक अगर चूज एंड पिक करना है तो कैनरा बैंक हो सकता है। ठीक है सर, तो पहले एसबीआई, उसके बाद बॉब और तीसरा नाम है कैनरा बैंक, जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मिड कैप आईटी में सर हमने देखा था परसों भी रिकवरी काफ़ी शानदार थी। हालांकि हाई लेवल से जब बाजार गिरा तो उसमें इन्होंने भी अपने जो गेंस हैं उनको सरेंडर कर दिया। कल तो इनफैक्ट मिड कैप आईटी का दिन था, चाहे आप कोफोर्स को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, नंबर्स के बाद इनमें शानदार गेंस बनते हुए दिखे। एम्फोसिस हुआ, सोनाटा हुआ, फर्स्ट सोर्स हुआ, ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। आप कोई भी मिड कैप आईटी स्टॉक उठा लीजिए। तो क्या आप दिग्गजों को छोड़ दें, मिड कैप आईटी के टाइम आ गया है चलने का सर, इनमें खरीदारी कर सकते हैं? संदीप जी, रिजल्ट्स के तौर पर देखें तो मिड कैप आईटी डेफिनेटली काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एफएसएल के भी रिजल्ट अच्छे थे लास्ट टाइम, और अभी परसिस्टेंट कोफोर्स के रिजल्ट भी अच्छा है। तो मिड कैप आईटी में डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट्स का जहां जहां इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा वहाँ मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। पर दोनों ही चीजें बेटर है। लार्ज कैप में मुझे लग रहा है करेक्शन ड्यू हो चुका है, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स, ये दो ही सेक्टर हो सकता है मार्केट को सपोर्ट दे। तो एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, ये सभी अच्छा बेस बना चुके हैं। टेक महिंद्रा ने तो फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। तो लार्ज कैप और मिड कैप आईटी दोनों ही अच्छे कर रहे हैं, पर प्रेफरेबली मेरा पिक लार्ज कैप ही रहेगा। लार्ज कैप में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो लार्ज कैप में किसके साथ जाना चाहेंगे सर? देखिए, अगर अगर ओवरऑल देखना है तो एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सर एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक्स के साथ जाए। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में ही मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, तो एचसीएल टेक, टीसीएस, और तीसरा नाम अगर आप लेना चाहें तो टेक महिंद्रा का होगा, जहां पे आप आईटी सेक्टर में आपको रहना है तो दिग्गजों के साथ रहिए, और इन तीनों स्टॉक्स में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो कल हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, जैसा आपने शो की शुरुआत में मेंशन भी किया, और इसका अंदाजा आपको एडवांस डिक्लाइन से लग जाएगा। 1630 शेयर आप देखिए चढ़कर बंद हुए, बनस्पत 1145 शेयर जो कि गिरावट के साथ बंद हुए हैं, और इसका अंदाजा आपको इस तरह से लग जाएगा कि भले ही निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी गिरकर बंद हुए, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में कल हमने अच्छी रिकवरी देखी और पॉजिटिव क्लोजिंग बनती हुई दिखी। 350 अंकों से ज़्यादा की तेजी हमने मिड कैप इंडेक्स में देखी, और ऑलमोस्ट 500 अंकों की मजबूती के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी।
और 4 दिन से लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा था। 4 दिन में 4000 पॉइंट निकल चुके थे। उसके बाद हमने देखा है कि गिरावट पर ब्रेक लगती हुई दिखी है। और मिड कैप इंडेक्स भी देखिए, जो इंटरडे लो बना था वहाँ से करीब करीब 900 अंकों की रिकवरी के साथ हमने ओवरऑल क्लोजिंग बनती हुई दिखी। वैसे 350 अंकों के आसपास के गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी आप देखेंगे तो करीब आपको 900 अंकों के आसपास की नजर आएगी। सर, कल का जो सेशन था, जैसे आपने कहा, भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स रहेंगे जहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग का फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि छोटे मझोले शेयरों में बॉटम बन चुका है? संदीप जी, बॉटम के साइंस जरूर है, पर बनने के अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हमेशा सही रहेगा, क्योंकि निफ्टी में भी अभी साइन नहीं है बॉटम बनने के। निफ्टी में भी ऊपर ऊपर के लेवल पे जब तक क्लोज नहीं हो जाता, या 1 या 2 दिन जब तक डे हाई पे क्लोज ना हो जाए मार्केट में, कोई बॉटम के साइन जब तक नहीं रहेंगे। नीचे के दरवाजे खुले हैं 24,200 24,250, वहां तक हो सकता है निफ्टी जाता हुआ नजर आए। पर कुछ कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स अच्छे हैं, जैसे दीपक फर्टिलाइजर में 10% का मुंह था, उस पर क्लियर कट आप कह सकते हैं बॉटम बन चुका है और क्लियरली अपने ऑल टाइम हाई के पास है। बीएससी जैसा स्टॉक है, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। सीडीएसएल में अच्छा नजर आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। तो स्टॉक्स पे डेफिनेटली कुछ कुछ स्टॉक्स में बॉटम बने, पर इंडेक्स में अभी बॉटम बनना मुझे लग रहा है थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, तो इंडेक्स में बॉटम बनने के लिहाज से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहाँ पे ज़रूर बाज़ार में बॉटम बनता हुआ दिखा है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो क्या आज बाज़ार का बॉटम बन जाएगा? यही एक बड़ा सवाल है जो कि हर किसी के मन में है, क्योंकि बाज़ार में हम देख रहे हैं कि जो 15 सेशन बीते हैं अक्टूबर के महीने में, जिसमें एफआईज ने करीब 86,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है, उसमें से 11 दिन हम देखें तो लाल निशान के साथ ही बंद हुए हैं। तो आज की जो क्लोजिंग है वो बेहद अहम रहने वाली बाज़ार की। और शुरुआत करते हैं आज की तैयारी की। सर, जैसे आप कह रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जो कि शॉर्ट कवरिंग जहां पे हो रही है या फिर जो बॉटम आउट होते हुए दिखे हैं, क्या उनमें हम केमिकल शेयरों को भी ऐड कर सकते हैं? क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा काफ़ी सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे गेंस के साथ बंद हुए। उसमें आप चाहें तो एसआरएफ, जिसके नंबर्स अच्छे आए थे, कमेंट्री अच्छी थी, इन्होंने कुछ अपना एक्सपेंशन भी शुरू किया है। सुमिटोमो केमिकल है, बासफ इंडिया है, किरी इंडस्ट्रीज है। हालांकि गुजरात फ्लोरो कल भी गिरकर बंद हुआ है। तो कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि अब रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। क्या मानकर चलें सर, केमिकल शेयरों में गिरावट खत्म हो चुकी है, कुछ खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए संदीप जी, केमिकल स्टॉक्स डेफिनेटली कल अच्छे रिकवर हुए, क्योंकि एसआरएफ की कमेंट्री में उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से हो सकता है बिजनेस मार्जिन सभी अच्छा करता हुआ नजर आया। उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे केमिकल स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। पर एक ही स्टॉक है जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हो सकता है आने वाले दिन में आउट परफॉर्म भी करे। अतुल लिमिटेड में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और मार्केट के साथ करेक्ट होकर वापस 100 मूविंग एवरेज के आसपास आया है। पर 7500 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रखें। थोड़ा बहुत भी 7500 के आसपास नीचे मिलता है स्टॉक, तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हो सकता है ये स्टॉक में आपको एक आउट परफॉर्मेंस नजर आए। डेफिनेटली केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम है, पर मुझे लग रहा है अतुल लिमिटेड ज्यादा एक बेटर पिक हो सकता है। ठीक है, तो पूरे केमिकल पैक में अतुल लिमिटेड, इस पर आप फोकस करें। 7,500 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर, इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो एमएनसी शेयर्स हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ गिरावट देखने को मिली, और गिरावट 2-3 दिन से लगातार आती हुई दिख रही है। चाहे आप सीमेंस इंडिया देखिए, एबीबी देखिए, कमिंस इंडिया देखिए, ग्लैंड फार्मा भी कल हमने देखा 2% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा, एबट इंडिया में भी गिरावट थी। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर फिनोमिना है जिस वजह से एमएनसी शेयरों में गिरावट हो रही है, या रुपये की गिरावट का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं? देखिए संदीप जी, एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बता पाऊंगा, पर डेफिनेटली एमएनसी स्टॉक्स में अच्छा सेलिंग प्रेशर है। चाहे वो पूरे कैपिटल गुड्स सेगमेंट की जहां तक बात करें, एलएनटी, सीमेंस, एबीबी, कमिंस इंडिया, सभी में अच्छा गिरावट देखने को मिला। इनफैक्ट कल 1 या 2 बजे बाद तो फार्मा स्टॉक्स ने भी सेल ऑफ दे दिया, जहाँ पे मेजर ऑफ द फार्मा लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, इवन सभी स्टॉक्स अच्छी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, पर डेफिनेटली जो भी एमएनसी स्टॉक्स में उसमें गिरावट काफी अच्छी है। ये गिरावट ब्रिटानिया से शुरू हुई थी। ब्रिटानिया डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनी है, पर एक एमएनसी के अंडर आती है, तो ब्रिटानिया नेस्ले से गिरावट शुरू हुई है। अब ये एमएनसी दूसरे एमएनसी कंपनीज में भी सेलिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एमएनसी शेयरों की, लेकिन सर कुछ एनबीएफसीज भी हैं जो कि थोड़ा थोड़ा रिकवरी के साइंस देने लगे हैं।
जियो फाइनेंशियल में कल हमने देखा न्यूज़ का इम्पैक्ट था, 2.5% तक उछला था, लेकिन बाद में इसने अपने जो गेन्स हैं उनको सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पॉकेट में अगर आप देखें, सम्मान कैपिटल जिसे हम पहले इंडेबल हाउसिंग के फाइनेंस के नाम से जानते थे, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिसमें कैनफिन हुआ, पीएनबी हुआ, मनबा फाइनेंस हुआ या फिर मन्नापुरम फाइनेंस हुआ, इनमें हमने देखा है कि पीएनबी हाउसिंग को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कल के सेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। क्या इनकी रिकवरी पे बेट किया जा सकता है? संदीप जी, अगर सभी में बात करें तो कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग ये दो बेटर लग रहे हैं टेक्निकली। इनके रिजल्ट्स आना बाकी है, शायद इनके रिजल्ट जरूर देखने चाहिए। और टेक्निकली कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग में एक अच्छा मोमेंटम है। पीएनबी हाउसिंग का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, 930 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर किसी ने बाई कर रखा है या करना चाह रहे हैं। कैनफिन होम्स भी 845 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी भी टेक्निकली काफी मजबूत है। तो जब तक 845 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हो सकता है मोमेंटम नजर आए, ऊपर में हो सकता है स्टॉक वापस 900 910 की तरफ जा सकता है। तो कैनफिन होम्स एक बेटर प्ले है, कैनफिन होम पीएनबी हाउसिंग ये हो सकता है आउट परफॉर्म करते हुए। ठीक है, तो कैनफिन होम्स आप कह रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस की जहाँ तक बात है, और उसमें पीएनबी हाउसिंग, दोनों चार्ट वाइज यानी कि टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ खरीदारी के मौके ज़रूर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में सर हम देख रहे हैं कि न्यूज़ स्पेसिफिक जो एक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में हमने देखा पेटीएम, जहाँ पे नंबर्स आए थे, ये कंपनी ने मुनाफा अच्छा पोस्ट किया, हालांकि उसमें वन टाइम गेन था, लेकिन उसके साथ साथ जो एनपीसीआई से अप्रूवल आया है नए कस्टमर्स जोड़ने का, उस वजह से स्टॉक एक्टिव था। hyundai की जो लिस्टिंग हुई वो तो कमज़ोर हुई थी, शेयर 7% गिर के बंद हुआ था, लेकिन कल हमने देखा काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनती हुई दिखी। एमआरपीएल में भी नंबर्स के बाद गिरावट आई थी, कल हमने देखा पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। और जोमेटो ने भी जिस तरह से एक तो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, QIP के जरिए $1 बिलियन रेज करने की बात की है, मुनाफा 5 गुना के आसपास बढ़कर आया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक्स पे कुछ स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, चाहे वो न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट हो या फिर नंबर्स का इम्पैक्ट हो। इनमें से कोई स्टॉक सर जो आपके रडार पे जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो? संदीप जी, हुंडई डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्ले अगर रखना है तो हुंडई को रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी लिस्टिंग प्राइस से 2-3% डाउन है। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली अवॉइड करें, काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है क्योंकि न्यूली लिस्टेड है और यूजुअली साइडवेज काफी दिन स्टॉक्स रहते हैं। तो पर लॉन्ग टर्म प्ले के लिए डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। जोमेटो में मुझे लग रहा है कि अच्छे सपोर्ट से स्टॉक पलटा है, 240-250 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो अगर इस जोमेटो को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, 255 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 290 तक हो सकता है रैली एक बार एक्सटेंड हो, 285 तक हो सकता है रैली एक्सटेंड हो, तो 251 या 252 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 285 तक ऊपर में टारगेट रहेगा। तो जोमेटो एक है जिसको आप रेडार पे रख के चल सकते हैं। ठीक है, तो पेटीएम में खरीदारी नहीं करनी सर अभी? ये पेटीएम में ऑलरेडी स्टॉक बड़ा जंप दे चुका है, नो डाउट कल भी 9% ऊपर था और बड़ी न्यूज थी जो न्यू यूपीआई यूजर्स को एनरोल करने के लिए जो मंजूर मिली है और या फिर जो राहत मिली है, काफी अच्छी न्यूज है। पर उसको अभी बाई करने की सलाह नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने रिसेंट टॉप के आसपास खड़ा है। तो अगर इनमें से पिक करना है तो जोमेटो एक प्ले हो सकता है, जहाँ पे 10 से 20 रुपए का अभी भी रूम ऊपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पेटीएम के बनस्पत जोमेटो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा तेज़ चलता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके साथ साथ hyundai इंडिया, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे बुक जरूर खरीदारी की जा सकती है। 1900 के आसपास की क्लोजिंग है, 1960 का इशू प्राइस है, तो उससे 3% नीचे ही आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। नतीजों की ओर बढ़ते हैं सर। नतीजों का इम्पैक्ट भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कल बाजार बंद होने के बाद हमने देखा है HUL के नंबर्स आए, मुनाफा करीब 3% के आसपास गिरता हुआ दिखा है। इसके अलावा रिजल्ट्स रिएक्शंस की अगर आप बात करें, जहां पे नंबर्स का कल रिएक्शन दिखा उसमें TVS मोटर था, बजाज फाइनेंस हमने बात कर ही ली, SBI लाइफ, अंबर एंटरप्राइजेस, SRF की भी बात होगी, कैनफिन होम के नंबर्स भी आ गए हैं। और चेन्नई पेट्रो में हमने देखा कि रिएक्शन काफ़ी शार्प था नीचे की ओर, नंबर्स जिस तरह के आए हैं। और HUL के साथ साथ डॉक्टर लाल पैथलैब और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं। इनमें से कोई नंबर जो आपने देखा हो, ट्रैक किया हो, जिसके बेसिस पे कोई ट्रेडिंग बेट्स लिए जा सकते हो? देखिए संदीप जी, यूजुअली रिजल्ट्स अच्छे आए या बुरे आए, यूजुअली अभी करेक्शन तो जरूर देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में और करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे लग रहा है हो सकता है लाल पांच लैब में भी देखने को मिले। तो रिजल्ट्स इनलाइन थे और थोड़ा हो सकता है नीचे 50 से 100 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकते हैं। डीपली रिजल्ट्स ट्रैक नहीं किया इसलिए कोई ज्यादा कोई कमेंट नहीं है, पर टेक्निकली अभी भी वीक है। HUL का भी मुझे लग रहा है एक बार का हो सकता है, अगर नीचे भी खुलता है तो थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स वो भी इनलाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन ही थे, तो उसमें भी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो यूजुअली एक करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स के बाद, पर अगर स्टॉक पहले से करेक्टेड है तो उनमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इसलिए मुझे लग रहा है मार्केट जिस हिसाब से गिरा है उसके बाद अगर रिजल्ट इनलाइन भी आते हैं तो नीचे से थोड़ी कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो सेम चीज हो सकता है इन स्टॉक्स के साथ भी होता हुआ नजर। ठीक है, तो ये तो बात हुई
अब तक जो नतीजे आए हैं या फिर बाजार बंद होने के बाद जिन पर आज रिएक्शन देखने को मिला उनकी बात होगी, लेकिन आज भी लंबी लिस्ट है सर जहां पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। और निफ्टी और एफएनओ साइड से तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। दिग्गजों में अगर आप देखें तो आईटीसी के नंबर्स आएंगे, सबसे बड़ी पावर कंपनी है एनटीपीसी, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे और इसमें आप चाहें तो कोलगेट को भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां हैं सर, अदानी टोटल है, एसीसी है, अदानी विल्मर है, इनके भी नंबर्स आएंगे। और पतंजलि फूड्स के भी नंबर आ रहे हैं बैंकिंग साइड से, इंडसइंड बैंक, इसके नंबर्स आएंगे, कैस्ट्रॉल, साइंट, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं। तो सर आईटीसी या एफएमसीजी या फिर अदानी ग्रुप जिनके कल नंबर बाजार को ज़्यादा माफ़ कीजिए आज डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, इनमें कोई सलाह आपकी सर? ठीक है, अगेन रिजल्ट्स के पहले तो खरीदारी की से भी यूजुअली सलाह नहीं होती, और रिजल्ट्स भी आने हैं तो रिजल्ट्स के बाद ही सब में कॉल लेंगे। पर टेक्निकली अगर सभी स्टॉक्स की बात करें, जितने भी लिस्ट है उनमें आईटीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये दो एक बेटर टेक्निकल स्ट्रक्चर है। पीएनबी हाउसिंग भी बेटर है। अगेन रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो एक बड़ा हैंगओवर हमेशा से स्टॉक पर रहेगा। पर आईटीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग, एनटीपीसी, इन 3 से 4 स्टॉक के स्ट्रक्चर अच्छे हैं, अभी तक टेक्निकल स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं है। तो अगर इनमें रिजल्ट्स अच्छे आ जाए तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक जरूर रेडार पे रखने चाहिए अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहता है। हमेशा से प्ले रिजल्ट्स के बाद ही करे, रिजल्ट्स के पहले प्ले करना है गैम्बल रहेगा, इसलिए रिजल्ट्स का वेट करें। रिजल्ट्स अच्छे आते तो इन चारों स्टॉक्स में से बैट करके चल सकते हैं। सर आपने बोला आईटीसी, पीएनबी हाउसिंग, एनटीपीसी, चौथा नाम क्या था? आईटीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग और एनटीपीसी, ये चारों के चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है। ठीक है, तो आईटीसी, पीएनबी हाउसिंग, एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इनके चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं, पर रिजल्ट्स आने का आप इंतजार कर लें। रिजल्ट्स आने के बाद अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो उसके बाद इसको टेक्निकल से भी मिला लें, नंबर्स फंडामेंटली देख लीजिए, तो आप चाहें तो इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर जैसे मैंने कहा, अदानी टोटल, एसीसी, अदानी विल्मर, ये 3 अदानी ग्रुप की कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले हैं। 2-3 कंपनियों के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल अदानी एज अ पैक को लेकर आपकी राय सर? मुझे याद है जब भी आपसे मैंने सवाल पूछा है तो आपने एक तो अदानी पोर्ट्स के बारे में कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है तो अदानी पोर्ट्स को खरीद सकते हैं। और कोई नाम आपके जहन में सर? देखिए संदीप जी, अगर लेना है तो अडानी पोर्ट एक बेटर विकल्प है, वरना सीमेंट स्टॉक जो भी अडानी, जो भी एसीसी और अंबुजा है, उनमें से पिक करके चल सकते हैं। तीनों स्टॉक बेटरली प्लेस्ड है क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं और फंडामेंटल में बेट करना है तो इन तीनों स्टॉक्स पे बेट करें। नो डाउट करेक्शन इनमें भी देखने को मिलेंगे क्योंकि राजा अडानी ग्रुप के ही पार्ट है, तो करेक्शन तो सभी में देखने को मिलेंगे अगर मार्केट गिरेगा। पर को भी बेट कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे प्ले करना है। सर आपने कहा कि एसीसी, अंबुजा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस सीमेंट एज अ पैक में देखें तो कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है। 3 कंपनियां हैं जो कि पिछले 2 साल में अदानी ग्रुप की ओर से एक्वायर की जा चुकी हैं, अपने जो नंबर 2 पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए, या फिर नंबर 1 की जो एक लड़ाई है, जंग है, उसमें बादशाहत हासिल करने के लिए ये लगातार एक्विजिशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सीमेंट एज अ पैक में जो पूरा जो माहौल बन रहा है, चाहे वो एक्विजिशन की बात हो या फिर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस भी हो रहे हैं जो कंपनियों की ओर से, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे है, चाहे वो एक्विजिशन टारगेट हो या फिर ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत साउंड हो? देखिए संदीप जी, एक्विजिशन टारगेट तो कहना मुश्किल है, पर अगेन काफी कंपनीज है जो एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं क्योंकि जो राइवलरी बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में चल रही है, वो राइवलरी क्लियरली पता चल रहा है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और नंबर 1 की पोजीशन जरूर होल्ड करना चाहते हैं। अल्ट्राटेक तो वैसे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पिक है ही है, और सेकेंडली एसीसी, अंबुजा पे भी डेफिनेटली होना चाहिए। पर कोई कंपनी के नाम में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो अगेन एक आप कह सकते हैं एक फ्रंट रनिंग काइंड ऑफ, या फिर कह सकते हैं एक गैम्बल काइंड ऑफ हो सकता है। पर काफी कंपनीज है जो ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करती है, साउथ इंडिया में काफी कंपनी ऑपरेट करती है जहाँ पे अभी भी कंपनीज को एक्वायर किया जा सकता है और काफी बड़े प्लांट्स या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी उनके पास ऑलरेडी है। तो वो कंपनीज ही मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले दिन में अगेन एक्विजिशन टारगेट्स है। इंडिया सीमेंट, पेनार, काफी नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी रिसेंटली ओरिएंट सीमेंट का भी नाम एक्विजिशन में हो चुका है। तो ऐसे कंपनीज काफी है जो नॉर्थ ईस्ट में भी है, 2-3 कंपनी साउथ इंडिया में भी है। कंपनीज डेफिनेटली क्वेश्चन टारगेट हो सकता है। ठीक है
सर एचयूएल की हमने बात करी है। एचयूएल में मैं एक चीज़ आपसे जानना भूल गया। इन्होंने नतीजों के साथ नंबर्स आपने कहा कि इनलाइन आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो आइसक्रीम बिजनेस है उसको अलग करने की भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। काफ़ी लंबे समय से ये बात चल ही रही थी कि इनके जिस तरह के मार्जिन्स हैं और जिस तरह का इनका रेवेन्यू प्रोफाइल है उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन आइसक्रीम बिजनेस का आता है, तो इसको अब सेपरेट कर दिया गया है। हो सकता है कि इसको बाद में किसी अलग कंपनी को बेच भी दिया जाए। तो इस खबर के हिसाब से क्या एचयूएल में कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? संदीप जी, कोई खबर का असर वैसे हो नहीं रहा स्टॉक पे, पर खबर एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, पहले से काफी एक्सपेक्टेड भी था, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन जरूर इस खबर का रहेगा। पर अगेन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स जिस हिसाब से आई हैं उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। तो एक दो दिन स्टॉक को स्टेबल होने दें, क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। स्टेबिलिटी होने के बाद ही स्टॉक पे डेफिनेटली बाय का कॉल लेंगे। जब तक स्टेबिलिटी प्राइस में नहीं है, बेटर एक बार का अवॉइड करके। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह का सिनेरियो है बाजार का, आप जैसे कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो कि बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हैं? आपने 2-3 नाम तो लिए हैं जहां पे हमारे दर्शक छोटी अवधि के लिए बेट करके कमाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाम जो आप मेंशन करना चाहें? संदीप जी, मार्केट इंटरमीडिएट के साथ ही रहे। जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती स्टॉक्स में, कैम्स, बीएससी, सीडीएसएल, ये देश से 2 से 3 स्टॉक ही हम डायरेक्ट कंटिन्यूस 2 या 3 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं। नो डाउट जहां से रिकमेंड किया अभी भी वहीं पे है, क्योंकि स्टॉक में जितने गिरे थे वापस उतने ही चढ़ चुके हैं। पर इन तीनों स्टॉक्स पे नजर रखें, सीडीएसएल, कैम्स और बीएससी। तो जब तक मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी या उथल रहेगी, जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए, मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। वैसे भी अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है मार्केट में स्टेबिलिटी भी आए, तभी भी ये काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर एक स्टॉक चुनना है इन सभी में से, तो मुझे लग रहा है बीएससी के साथ आप जा सकते हैं। बीएससी 4270-80 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। 4400 तक एक बार तक स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 4210 का लगा के रखें। बीएससी, सीडीएसएल और कैम्स, ये तीनों ही टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहा है। कितना व्यू लेके चलना है सर? 200 रुपये के आसपास का जो आप कह रहे हैं बीएससी में आना है? देखिए संदीप, शॉर्ट टर्म व्यू रखें, क्योंकि मार्केट में 2 से 3 दिन में मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी आनी चाहिए। या तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, या फिर वापस ऊपर का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो स्टेबिलिटी मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में आनी चाहिए। तो 2 से 3 दिन का ही व्यू रखें, मेरे ख्याल से फ्राइडे मंडे तक का ही व्यू रखें। वैसे भी नेक्स्ट वीक अब दिवाली का आप कह सकते हैं, दिवाली का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो मंडे तक का ही व्यू रखें, और मंडे तक के लिए शॉर्ट टर्म पोजिशन बना सकते हैं। चलिए सर, वैसे तो ये आखिरी सवाल मैंने बोला था, लेकिन आपने अगले हफ्ते की बात करी, दिवाली की बात करी, तो मुझे दिवाली बोनस की याद आ गई, क्योंकि दिवाली पे लोगों को गिफ्ट मिलता है और आरआईएल भी लोगों को गिफ्ट दे रहा है 28 तारीख, यानी कि अगला मंडे जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो शुक्रवार तक यानी कि कल तक ही इसमें खरीदारी करने का मौका है। बोनस का फ़ायदा जो लेना चाहते हैं, क्या उनको आप रिलायंस खरीदने की राय देंगे? देखिए संदीप जी, फ्रैंकली बोनस से कुछ फायदा होता नहीं है। जस्ट फेस वैल्यू वो सेम टू सेम रहती है, खाली आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। प्री बोनस की जो फेस वैल्यू रहती है वो सेम रहता है। बाकी बोनस स्प्लिट में एक ही फर्क है, स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू घटता है, और बोनस में फेस वैल्यू घटता नहीं है। तो ये स्टॉक का प्राइस आधा हो जाता है और फेस वैल्यू पे आपको डिविडेंड मिलता है। पर एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बोनस शेयर्स का है 0 रहेगा, और काइंड ऑफ काफी थियरीज है। पर मुझे लग रहा है नहीं कोई बड़ा इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पर नजर आएगा। पर एक चीज डेफिनेटली है संदीप जी, रिलायंस अपने बॉटम के आसपास है। हो सकता है 2 से 3% यहाँ वहाँ आपको वोलेटिलिटी देखने को मिले, पर अच्छे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3217 का हाई था, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो बोनस के लिहाज से इस स्टॉक को ज़रूर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है, सेक्टर्स की बात हुई है, आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? संदीप जी, डिस्क्लोजर क्लियर है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो स्टॉप लॉसेस टारगेट जो भी हम डिस्कस करें वो जरूर लगाएं। मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो यूजुअली मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर। पर मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, अभी भी अनसर्टेनिटी काफी है, एफआईएस की सेलिंग एग्रेसिव है, तो स्टॉप लॉस टारगेट जरूर ध्यान दें। और ये फेज भी धीरे धीरे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस बेयर फेज में रहेंगे। बेयर फेज जब आता है तो यूजुअली तकलीफ ज्यादा है, और इस बार तो संदीप जी पोर्टफोलियोज काफी डाउन है, तो वो एक तकलीफ भी जरूर है। पर स्टॉप लॉस टारगेट जरूर ध्यान रखें, और जो भी स्टॉक डिस्कस किए डेफिनेटली क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। आज तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है, उठापटक काफ़ी ज़्यादा रहती है, और स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा महत्व देने की जो बात है वो यहाँ पे अरुण सर करते हुए बता रहे हैं। और ये दौर भी गुजर जाएगा बाज़ार का। बाज़ार ने बहुत गिरावटें देखी हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखिए लॉन्गर टर्म में बाज़ार हमेशा ऊपर ही गया है। तो ये दौर को अगर आप झेल लेते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए, जिस तरह का बाज़ार का
मूड माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज बाजार में बॉटम बनेगा या फिर रिकवरी आएगी और आपका दिन भी प्रॉफिटेबल होगा, शुभ होगा। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यही समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि बाजार की दशा किस तरह की है, कैसा एक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है। आपके मन में कोई सवाल हो, दुविधा हो, किसी स्टॉक में आप फंस गए हैं या आपको नुकसान हो रहा हो, तो आप अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने सवाल आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।